हम चार दोस्त अपने रोमांच के जुनून में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हर चीज के पीछे कोई ना कोई डरावनी कहानी छिपी हुई थी। हम तो वहां खजाने की तलाश में गए थे, लेकिन जो हमें वहां मिला वो हमारी कल्पनाओं से भी परे था। कुछ ऐसा जिसे भूल पाना शायद हमारी जिंदगी में कभी मुमकिन ना हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रोहित है और मैं भोपाल में रहता हूँ। यह घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात की है। हम चार दोस्त, मैं, करण, विक्रम और राहुल, हमेशा से रोमांच के दीवाने थे। कोई भी एडवेंचर हो, हम उसे करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। ट्रैकिंग, पुराने किले खोजना, जंगल सफारी, ये सब हमारे शौक थे। करण हमेशा कुछ नया प्लान बनाता और हम उसकी बातों में आकर हर बार खुद को किसी मुसीबत में डाल लेते थे। एक दिन शाम के वक्त हम एक कैफे में बैठे हुए थे। तभी राहुल ने इंटरनेट पर कुछ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि उज्जैन के पास कुड़ौदिया नाम के गांव में एक प्राचीन खंडहर है। लोग कहते हैं कि वहां किसी राजा का छुपा हुआ खजाना दफन है। उसकी ये बात सुनकर करण की आंखें एकदम से चमक उठी। वो हमेशा से ऐसे रोमांचक किस्सों का दीवाना था। उसने तुरंत कहा, सोचो, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हमारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम करोड़पति बन जाएंगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है खजाने इतने आसानी से मिल जाते हैं? अगर वहां कुछ होता तो अब तक लोग खोज ना लेते उसे। राहुल ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हें डर लग रहा है, बोलो ना। वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई दूसरा प्लान होगा नहीं। करण ने मेरी तरफ देखा, रोहित, तुम क्या कहते हो? तुम्हें तो एडवेंचर पसंद है ना? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, यार, ये सब खजाना और भूत प्रेत की बातें सिर्फ एक कहानियां होती हैं, लेकिन अगर तुम लोग इतना ही करना चाहते हो तो मैं साथ चलूंगा। तो हम सब ने तय कर लिया कि अगले दिन हम उज्जैन के लिए निकलेंगे। वहां से कुड़ौदिया गांव के पास रात में खंडर तक पहुंच जाएंगे। करण ने नक्शे की मदद से एक रास्ता खोजा और राहुल ने अपने दोस्तों से खंडहर के बारे में और जानकारी प्राप्त की। शाम होते ही हम चारों ने अपने बैग पैक किए। टॉर्च, रस्सी और खाने पीने का सामान साथ रखा। करण ने मजाक में कहा, अगर खजाने का ताला खोलने के लिए भूत ने चाबी मांगी तो क्या करोगे? हम सब ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कुछ गलत करने जा रहे थे। तो अगले दिन प्लान के मुताबिक हम वहां से रवाना हो गए और शाम तक हम उज्जैन पहुंच गए। वहां से हमने एक गाड़ी किराए पर ली और कुड़ौदिया गांव की तरफ बढ़ गए। गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, कुछ अजीब सा माहौल मुझे महसूस हुआ। गांव की गलियां बिल्कुल सूनी थी, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, जैसे लोग यहाँ जल्दी सोने के आदी हों। हवा भी ठंडी थी और हर तरफ पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थी। कहीं कहीं जुगनू चमकते हुए नजर आ रहे थे और सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर से धीमे धीमे घंटियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कीर्तन का कोई पाठ चल रहा हो। हमारी गाड़ी रुकते ही एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मंदिर के पास में ही बैठा था। वो हमें देखकर हमारी तरफ आया। फिर उसने हमें ध्यान से देखा, जैसे हमें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में चिंता और डर दोनों थे। तो करण ने उनसे उस खंडर का पता पूछा, तो उस बूढ़े ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिया और कहा, बेटा, उस खंडर का रास्ता मत पूछो। वो जगह तुम लोगों के लिए जरा भी सुरक्षित नहीं है। शापित है वो जगह। मैं चाहूंगा तुम लोग वापस अपने घर को लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी दुर्घटना के शिकार बनो। उसकी ये बात सुनकर विक्रम थोड़ा सा झुलझुलाया और बोला, बाबा, हम तो बस देखने जा रहे हैं, आप बस रास्ता बता दीजिए। मगर वो बूढ़ा अपने ही जिद पर अड़ा रहा। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हें अगर मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन मेरी सलाह है कि इस पागलपन को छोड़ दो।
क्योंकि वहां साया है, मौत का साया। राहुल, जो हमेशा मजाकिया था, उसने हंसते हुए कहा, दादाजी चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम 4 लोग हैं और हम डरते नहीं हैं। आप बस हमें पता बताओ। तो उस बूढ़े ने निराश होकर सिर हिलाया और दूर चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद गांव का एक लड़का हमारे पास आया और उसने धीमी आवाज में कहा, आप लोग खंडर के बारे में पूछ रहे थे ना? मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वहां रात के वक्त मत जाना। कल कल दिन में चले जाना। हमने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और रास्ते का पता पूछा। लड़के ने हाथ के इशारे से एक दिशा बताई और फुसफुसाते हुए कहा, रात को खंडार जाना बहुत खतरनाक है। गांव का कोई भी रात के वक्त उधर से नहीं गुजरता। वहां पर कुछ ऐसा है जो अकेले इंसानों को नहीं छोड़ता। अगर आप लोग जाना ही चाहते हो तो एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। उसकी इस बात को सुनकर हमारे बीच थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। तब करण ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे यार, ये गांव वाले भी ना हर बात में भूत प्रेत खुसोड़ी देते हैं। हमने उस लड़के का धन्यवाद किया और खंडर की तरफ बढ़ गए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजाने खतरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। हम रात के करीब 10:30 बजे तक खंडर के पास पहुंच गए। हम गाड़ी से उतरे तो नज़ारा एकदम सुनसान और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और सामने एक जर्जर सी टूटी हुई इमारत। उस इमारत को देखकर ही उस वक्त हमें खौफ आ रहा था। खैर, हमने अपनी गाड़ी को लॉक किया और अपने टॉर्च को ऑन करके हमने उस खंडर में कदम रखा। जैसे ही अंदर घुसे, एक अजीब सा सन्नाटा और एक नेगेटिव एनर्जी ने हमें घेर लिया, जो हमें साफ साफ महसूस हो रही थी। जगह पूरी तरह वीरान थी। चारों तरफ उखड़ी हुई दीवारें, कमजोर से खंभे जिन पर समय की मार साफ साफ दिखाई दे रही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ और जंगली झाड़ियां थी जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से किसी इंसान ने कदम न रखा हो। हमारे पास केवल टॉर्च की रोशनी ही थी, लेकिन खंडर का घना अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमारी हरकतों को चुपचाप देख रहा है। जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, विक्रम अचानक रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने कुछ सुना? किसी और की भी कदमों की आवाजें आ रही है। हम सब चौंक गए। मैंने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ हवाओं की आवाजें ही गूंज रही थी। करण ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा भ्रम है। इस तरह के पुराने खंडरों में ऐसी आवाजें आना आम बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम सब ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की बात ने हमारे दिमाग में एक हल्का सा डर पैदा कर ही दिया था। खंडर के और अंदर जाने पर हमें बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर बाकी जगहों से अलग था, जैसे किसी इरादे से वहां रखा गया हो। उसकी सतह पर कुछ अजीब आकृतियां और निशान खुदे हुए थे। करण ने उत्साहित होकर कहा, यही वो जगह हो सकती है। हमें यहां खुदाई करनी चाहिए। शायद यहीं खजाना छुपा हुआ है। फिर करण ने अपने बैग से एक छोटा सा फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उसने पत्थर के नीचे खुदाई करनी शुरू की, तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। ये झोंका इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। उसी समय हमारी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे ने हमें पूरी तरह घेर लिया। विक्रम ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? उस वक्त हम सब के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। करण ने टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर रही थी। राहुल ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस बूढ़े ने बेवजह हमसे इतनी बड़ी बात नहीं कही थी। हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने मना कर दिया और कहा, अरे ये सब सिर्फ हमारी घबराहट है, मगर मैं खुदाई चालू रखूंगा। हमने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में हर एक सेकंड हमें भारी लग रहा था।
तभी पत्थर के आसपास हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हमारे बहुत करीब मौजूद है। जैसे ही हमने अपनी टॉर्च ठीक की, उसकी तेज रोशनी खंडहर के एक कोने पर पड़ी तो वहां हमें अचानक एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसका शरीर साफ नजर नहीं आ रहा था अंधेरे में, मगर उसकी हल्की लाल साड़ी साफ नजर आ रही थी, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। उसके लंबे खुले हुए बाल उसके चेहरे को आधा छुपाए हुए थे। ये नज़ारा देखकर हम सब डर के मारे कांप गए। हमारा शरीर जमा सा महसूस हो रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे कदम बढ़ा सके। कुछ देर बाद राहुल ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो?" उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी, मगर उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था। लेकिन उसकी लाल चमकती हुई गुस्से से भरी हुई आंखें हमें साफ दिखाई दे रही थी। ये आंखें ऐसी थी जैसे वह सीधे हमारी आत्मा में झांक रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई हरकत की, बस हमें घूरती रही। उसकी मौजूदगी ने हमारे पूरे शरीर में कपाने वाली ठंडक पैदा कर दी। करण ने चुपचाप फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है, हमें यहां से फौरन भागना चाहिए। हम सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे पैरों को अपनी शक्तियों से जाम कर दिया हो। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। तब राहुल ने बौखला कर कहा, ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? तभी विक्रम जोर से चीखने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और घबरा कर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहा हो। वो अपने हाथों को हवा में इधर उधर मार रहा था, जैसे वो किसी को हटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम की चीखों ने हमारे होश उड़ा दिए थे। करण ने पूरी ताकत से कहा, हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा, उसे वहां से खींचो। लेकिन डर ने हमें इतना कमजोर बना दिया था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। वो चुड़ैल अब भी हमें ही देख रही थी। उसकी आंखों में देखकर हमारा खून सूखता चला जा रहा था। अचानक वो धीमे धीमे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी मगर अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हों। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी का दबाव बढ़ता जा रहा था। हमने विक्रम को किसी तरह खींचते हुए खंडर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम एक कदम और बढ़ाते, खंडर का रास्ता बदल गया था। हम पहले से ही बहुत ज़्यादा उलझ चुके थे। ये ऐसा था जैसे हम किसी बड़े जाल में फंस चुके हो, और हर कदम पर हमें यही महसूस हो रहा था कि हम और ज़्यादा फंसते ही चले जा रहे हैं। जैसे ही हम एक दिशा में जाते, रास्ते बदल जाते और हम वहीं पर वापस लौट आते। करण, जो इन सब में सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था, धीमी आवाज़ में बोला, ये सब हमारी ही गलती है, हमें खजाने की लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बातों में पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हम उस चुड़ैल के जंगल में फंस चुके थे, और ये सब समझते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक चारों तरफ से एक खौफनाक ठंडी हवा का झोंका आया। हम सभी बुरी तरह से कांप रहे थे। अचानक से उस चुड़ैल की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक गहरी चेतावनी भी थी। यहाँ आकर तुमने मुझे परेशान क्यों किया? उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। फिर उसने कहा, यह खजाना तुम्हारे पहुंच से बहुत बाहर है, उल्टे पैर यहाँ से वापस चले जाओ तुम लोग, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। उसकी बात इतनी घातक और धमकी भरी थी कि हम सब का दिल धड़कन छोड़ चुका था। वो हमें चेतावनी दे रही थी, जैसे हम उसकी गिरफ्त में थे और वो हमारी आत्माओं का शिकार करने वाली थी। अचानक
हमारी पलकें झपकने के साथ ही वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, हमें महसूस हुआ जैसे हमारी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। हम चारों डर के मारे अपनी जगह पर बेजान खड़े थे, और वो चुड़ैल जिस तरह से गायब हुई थी, उसने हमें पूरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी हर बात जैसे हमारे ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी थी। उसके बाद खंडर की खामोशी और भी भयानक हो गई। हमने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और खंडर से बाहर निकलने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं था कि हम लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार हमारे मन में जो डर था वो अब हमारी ताकत बन चुका था। हम चारों ने मिलकर वो भारी पत्थर फिर से उसकी अपनी जगह पर रख दिया, जिसे करण ने पहले खींचकर हटाया था। जैसे ही वो पत्थर अपनी जगह पर फिट हुआ, खंडर के वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। हमें लगा जैसे वो चुड़ैल अब हमारे इरादों को समझ चुकी है और अब वो हमें छोड़ने का इशारा कर रही है। खंडर का माहौल अचानक से बदल गया। अब न वहां गूंजती हुई आवाजें थी और ना ही वो साया हमारे सामने खड़ा था। चारों ओर एक गहरी खामोशी फैल चुकी थी, और ये खामोशी हमें और भी डरावनी लग रही थी, क्योंकि हम जानते थे कि हमने किसी शापित जगह को छोड़ा है। वहां से किसी तरह निकलकर हम लोग सही सलामत गांव वापस पहुंच गए। गांव लौटने के बाद हमने कुछ गांव वालों से उस खंडर के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि वो जगह बहुत ही प्राचीन और शापित है। वहां पर जो खजाना है वो किसी के लिए भी नहीं है। वो खजाना इच्छाधारी है। पुराने समय में कई लोग उस खजाने की तलाश में वहां पहुंचे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, और ना जाने कितनों की जान चली गई, जिनकी लालच ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। गांव वालों ने यह भी बताया कि जो कोई भी उस खजाने की ओर बढ़ता है, वो खुद को कभी न कभी उसी शराब का शिकार बना लेता है। उस खंडर के चारों ओर एक रहस्यमयी काला धुआं हमेशा फैला रहता है, और वो चुड़ैल भी उसी अंधेरे की एक पहचान है। हमारे लिए यह अनुभव एक चेतावनी बनकर सामने आया था। खजाना सच में वहां था या नहीं मुझे नहीं पता, मगर वो किसी के लिए भी नहीं है। वो एक इच्छाधारी खजाना है, ना जाने किसके नसीब में होगा वो। ये घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। लालच के चक्कर में हम अपने और दूसरों के जीवन को अक्सर खतरे में डाल देते हैं। आज भी जब मैं उस खंडर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।